ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के 3 वीडियोस आप सभी लोगों ने देख चुके हैं। आज हम लोग लेकर आ रहे हैं चौथा वीडियो, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया है करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ वाष्पन से रिलेटेड। वाष्पन क्या है? वाष्पन है क्या? वाष्पन एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हम द्रव को गैस में बदलने की कोशिश करते हैं। किस में कोशिश करते हैं? द्रव को गैस में बदलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। या तो वो सिंपल सा भाप बने। क्या बने? भाप बने। जैसे आप पानी गर्म करते हो, तो पानी गर्म करते हो तो देखोगे पानी का कुछ धुआं टाइप का निकलता है ना, होता कि नहीं? या तो वो डायरेक्ट भाप बने, या उसका सिंपल सी बात करें वाष्पन हो, मतलब वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पन हो। अब वाष्पन और भाप में देखिए क्या अंतर, बात को समझिए। भाप को करने के लिए आपको जो सबसे पहली जो ज़रूरत की चीज़ है, समझ में आ रहा है ना, कि द्रव से गैस में परिवर्तन को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इंग्लिश में इसके वर्ड अलग हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने वेपराइजेशन का मतलब होता है भाप का बनना, और इवोपरेशन का मतलब होता है बेटा वाष्पन, मतलब कि गैस में बदलना। अब दोनों में देखिए आखिर डिफरेंट क्या है, बात को समझिए कि आखिर ठीक है, इससे भी आप गैस द्रव से गैस में जाएंगे, इससे भी आप द्रव से गैस में जाएंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ऐसा अलग है कि ये दोनों को अलग करता है? जैसे कि भाप को बनने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो क्या है बेटा? निश्चित ताप। निश्चित ताप का मतलब जिसको हम लोग द्रव का वाष्पन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पन बिंदु। मतलब इसके लिए क्या होगा? एक निश्चित ताप चाहिए। निश्चित ताप का मतलब, कहने का मतलब जैसे पानी है, जैसे आपका जो पानी होता है या जो जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म होता है तभी भाप का बनना शुरू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाप का बनना तभी शुरू होगा जब पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। अगर वो 100 डिग्री से थोड़ा सा भी कम है, जैसे 99.99 भी है, तो वो भाप नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? और कभी भी पानी जो होगा, ध्यान समझिएगा, कभी भी जो पानी होगा वो क्या होगा? कभी भी जो पानी होगा वो कभी भी 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। या मान लीजिए कोई दूसरा चीज़ है, मान लीजिए कोई दूसरा द्रव आपने लिया जिसका 150 डिग्री पर भाप बनना शुरू कर देगा, तो इसके लिए एक निश्चित ताप का होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी ताप का ये भाप का बनना जरूरी, मतलब भाप नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ जो है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा अधिक चाहिए। क्यों अधिक चाहिए भाई? सीधी सी बात है, सीधी सी बात समझिए। अगर आपको पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा देर गैस को जलाना पड़ेगा कि नहीं जलाना पड़ेगा? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब आता है दूसरी तीसरी जो चीज़ है, यह तीव्र गति से होता है। कौन सी गति से? तीव्र कहने का मतलब बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ी से भाप बनेगा। जैसे अगर आपने एक बार अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट पे इसको ले लिया, एक बार अगर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को ला दिया तो ये तेज़ी से गर्म होना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से चलेगा कि आप सोच नहीं सकते। अब आता है वाष्पन। अगर हम वाष्पन की बात करें, ध्यान समझिएगा, वाष्पन जैसे यहाँ पर निश्चित ताप की जरूरत थी, यहाँ पर किसी भी ताप पर वो हो सकता है, किसी भी ताप पर। अब अरे ये कैसे हो सकता है? किसी भी ताप पर कैसे? अच्छा ही बात है ये कि आप ठंडी का भी दिन हो या गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो, कपड़ा को आप अगर कमरे में रखते हैं, भले उसमें धूप ना लगे, फिर भी कपड़ा कुछ देर बाद सूखता है कि नहीं सूखता? हाँ, गर्मी के दिनों में जल्दी सूखता है, ठंड के दिनों में देर लगता है, बरसात के दिनों में भी देर लगता है, लेकिन सूखता है कि नहीं सूखता है? सूखता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वाष्पन इसमें क्या है कि किसी भी ताप पर जब जल जो है वो गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको हम लोग वाष्पन। ये कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये किसी भी ताप पर होता है। और कौन कौन सी चीज़ें इसको, ठीक है, समझ में आया? कौन कौन सी चीज़ें उसको बढ़ाती है अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे ताप जितना ज़्यादा होगा, अगर जैसे देखिए ताप जितना ज़्यादा होगा वाष्पन उतना क्या होगा? अधिक होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर जितना ज़्यादा अधिक होगा। सीधी सी बात है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंड के दिनों में कपड़े कम सूखते हैं। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है जिससे वाष्पन को बढ़ाया जा सकता है वो क्या होता है बेटा? सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, समझ में आया?
सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कहने का मतलब है, अच्छा एक बात बताइए, कपड़े को जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने साड़ी धोया और साड़ी को ऊपर सुखाने के लिए रख दिया। आप कभी इमेजिन करो कि अगर साड़ी मम्मी जल्दी से सुखाना चाहिए, एक यहाँ बांधेगी और एकदम बड़ा सा एकदम एक का एक कर देगी, होगा ना। अगर जल्दी सुखाना है तो अगर आप उस तरह कर दो तो देखो आपका कपड़ा जल्दी सूखता है कि नहीं सूखता है। अब उसी कपड़े को ऐसे तह लगाकर अगर सुखाओ तो जब समय लेगा कि नहीं लगेगा, बोलो क्या होगा कि सतह का क्षेत्रफल जब ऐसे फैला है तो सतह क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के कारण जल्दी कपड़ा सूख गया, और कम सतह होने के कारण क्या हो गया, कपड़ा कम सूख गया। अगर एक प्रैक्टिकल और कर सकते हो, आप अपने धूप में एक गिलास में पानी लो, जितना पानी गिलास में लो उतना ही पानी एक थाली में ले लो, ठीक है। दिन भर उसको ढक दो, मतलब कि उसको मतलब जालीनुमा से ढक दो ताकि उसको बच्चियाँ पानी ना पी पाए। नहीं कहोगे सर वो पानी पी लेंगे, हम जानते हैं बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं। और फिर शाम को आकर देखो तो शाम को देखोगे तो ग्लास वाले पानी में आपको ज़्यादा पानी बचा मिलेगा, और जबकि थाली वाले में आपको कम पानी बचा मिलेगा। कहोगे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि थाली का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, और गिलास का क्षेत्रफल क्या है, छोटा है। इसके अलावा तीसरा जो इस पर फैक्टर काम करता है वो होता है बेटा हवा, हवा का प्रवाह। अब हवा का प्रवाह का कहने का मतलब क्या है कि हवा जितनी तेज़ी से बहेगा, जो आप हवा देख रहे हैं ना, हवा बहुत तेज़ी से स्लाइड करता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, धूप है और धूप के साथ अगर हवा भी है तो देखना बहुत तेज़ी से कपड़े सूखते हैं। सूखते हैं कि नहीं सूखते, बहुत तेज़ी से सूखते हैं कि नहीं सूखते। हवा का प्रवाह भी अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, तेज़ हो जाएगी। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जिससे वाष्पन की प्रक्रिया को बढ़ाई जा सकती है, ताप बढ़ाकर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर, हवा को बढ़ाकर। ये तो हो गया हमने वाष्पन के बारे में जाना, लेकिन अब हम ये बात सीखने जा रहे हैं कि आखिर जो वाष्पन है वो क्यों ऐसा होता है, आखिर वाष्पन जो है किसी भी ताप पर कैसे पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये वाष्पन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसको रफली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी पे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ये बचा रहे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये पानी है, पानी के अणु हैं, पानी के अणु है ना, ध्यान समझिएगा, ये सब पानी के अणु हैं। पानी के अणु चारों तरफ से घिरे पड़े हैं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ये पानी के अंदर का अणु है तो इसको ये वाला अणु खींच रहा होगा, इसको ये वाला अणु खींच रहा होगा, इसको ये वाला अणु, हर चीज अणु खींच रहा होगा, और सबके अणु, अब जैसे मान लीजिए एक जैसे ताकत वाले सभी लोग हैं और बीच वाले को खींच रहे हों, तो इस पर लगने वाला कुल काम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझे, ये बेटा इसको इधर खींच रहा है, ये इसको उधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, मतलब कि कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग कि बट देखिए इधर देखिए, इसने 10 की ताकत से इधर खींचा, इसने भी 10 की ताकत से इधर किया, इस पर कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसने 10 की ताकत से खींचा, इसने भी 10 की ताकत से खींचा, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसने भी 10 की ताकत से खींचा, इधर भी 10 की ताकत से खींचा, कोई फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक आदमी इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा है, एक आदमी ऐसे खींच रहा है। कहने का मतलब समझिए कि अगर एक ही अणु जल के अंदर के सभी अणु चारों तरफ से जल के अणुओं से घिरे हुए हैं या द्रव के अणुओं से घिरे हुए हैं, उसके अंदर जो लगने वाला आकर्षण बल है, उसके अंदर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो एक जैसा है, जिससे लगने वाले अणु पर आकर्षण, सभी अणुओं पर एक जैसा बल लगे। लेकिन जब सतह की ओर बढ़ेंगे, जब आप कहाँ पढ़ेंगे बेटा, सतह की ओर, ध्यान समझिएगा, सतह की ओर। अब सतह के ऊपर, जैसे पानी का जो सतह है, सतह के ऊपर हवा होगा, बोलिए बेटा, हवा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा, बात समझ में आ रही, हवा होगा। अब देखिए ये अणु है, इसको इधर से भी 10 से खींचा गया, इसको इधर भी 10 से खींचा गया, नीचे भी 10 से खींचा गया, लेकिन ऊपर मान लीजिए अगर हम 20 से खींच लें, या मान लीजिए ऊपर हम 12 से खींच लेते, मान लीजिए 12 से खींच लिया, तो ये दोनों के कारण तो प्रभाव खत्म। लेकिन अगर इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि ये इधर निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं क्या। देखिए अंदर के अणु क्या थे, हर तरफ एक जैसे लोग थे। अंदर के अणु में क्या था कि हर जगह एक जैसे लोग थे, इससे लगने वाला हर तरफ का बल एक जैसा था, इसलिए इस पे लगने वाला बल क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब सतह पे पहुंचा, तो सतह पे लगने वाले अणुओं पर लगने वाला जो आकर्षण बल है, ऊपर का अणु कुछ और है, नीचे का अणु कुछ और है, मतलब अणुओं के जो संरचनात्मक जो संरचना था वो अलग अलग हो गया। मतलब ऊपर आपका क्या मिल गया, हवा मिल गया,
ठीक है, ऊपर आपका हवा मिल गया, नीचे आपका पानी है। अब क्या होता है कि हवा का आकर्षण पानी पर ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। पानी पे क्या डालता है? ज़्यादा प्रभाव डाल देता है, जिसके कारण सतह के ऊपर के अणु आसानी से खींचे जा सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सतह के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान समझिएगा, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। सतह के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो सतह की गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इधर ये घूम रहे धीमे 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 धीमे, ऊपर वाला तेज़ी से घूम रहा, घूमते घूमते कभी कभी ऐसा हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आप घूमते घूमते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये अणु फटाक से निकलेगा और निकलने के बाद ये अणु यहाँ से खाली होकर हवा के बीच में भर जाएगा। फिर ये अणु यहाँ से खाली होगा और हवा के बीच में भर जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अब जैसे मान लीजिए कि सतह का अणु जो है वो हवा के बीच में पड़ा जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं बेटा? वाष्पन करते हैं, और इसके लिए किसी भी ताप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा तेज़ी से होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो तेज़ी बढ़ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर अगर कम भी रहेगा तो भी होता रहेगा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कभी भी हो, आपका वाष्पन की प्रक्रिया सदैव होती रहती है, सदैव होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, अब इस पर देखिए तो हमने क्या बोला? ताप के कारण। अब सतह का क्षेत्रफल, अब सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या? अब जैसे गिलास लिया था आपने, जैसे हमने गिलास का एक एग्जाम्पल दिया था, गिलास और बाल्टी का, तो गिलास का सतह लेंगे तो क्या होगा? सतह छोटा होगा। सतह छोटा होने का मतलब क्या होगा? सतह छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि सतह के ऊपर, सतह छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि ऊपरी सरफेस पे जल पानी की संख्या कम हो गई। अब यही सतह बढ़ जाएगा तो ऊपरी सतह पर पानी की संख्या क्या होगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आसान, ऊपर वाले लोग ज़्यादा आसानी से निकल जाएंगे, और कम होगी तो पहले ये निकलेगा फिर नीचे वाला आएगा। पहले क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहाँ प्रोसेस क्या है कि पहले ये तीनों निकलेंगे फिर जाएंगे। समझ होता धीरे धीरे सारा होगा, लेकिन उसमें टाइम टेकन होगा। ये इतना तेज़ी से होने वाला प्रक्रिया नहीं है, जबकि भाप बहुत तेज़ी से प्रक्रिया होता है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो पानी का क्या होगा? ऊपरी पानी के ऊपर वाले मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण वाष्पन की प्रक्रिया तेज होगी। अब हवा बहेगा, तो जो पहले आराम से चलता था, हवा बहेगा कि तो क्या करेगा? हवा जब बहेगा तो सतह के अणुओं को बहुत तेज़ी से धक्का देगा। पहले से इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी, सतह पर पानी के सतह के सबसे ऊपर पाए जाने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक थी। हवा बहकर उसकी गतिज ऊर्जा को और बढ़ा देगा, और जब गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी तो हवा में पानी की बूंदें आसानी से मिल जाएंगी। अब कोई कहेगा सर हवा में पानी की बूंदें कहाँ होती हैं? हमें तो नहीं दिखी। कि उसके प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिकल करोगे? तो आपको बताया होगा मैंने कि ग्लास लो, ग्लास के अंदर एक बर्फ़ रख दो, बर्फ़ रखोगे तो देखो गिलास के बाहर छोटे छोटे आपको बूंदें बनते हुए दिखाई देंगी, और वो कैसे बनती हैं? हवा में उपस्थित पानी ही दिखाई देता है। एसी चलता है, एसी चलता है ना, एसी में पानी गिरता है। कैसे भाई? एसी का देखोगे, जो लोग भी एसी चलाते हैं उसका एक पाइप निकलता है जिससे पानी गिरता है। कहाँ से पानी आया? वो हवा में मौजूद पानी को सोखता है और उसी को वापस कर देता है। समझ में आया? तो इस तरह से वाष्पन की जो प्रक्रिया हमारे सामने होती है। अब आता है कि क्या वाष्पन की प्रक्रिया को हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं? बिल्कुल उपयोग करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई बताएगा हमको कि मटका जो होता है उसमें हम लोग पानी भरते हैं, तो मटके के ऊपर का जो पानी होता है वो एकदम गर्म क्यों नहीं होता? वो हमेशा ठंडा क्यों रहता है? कभी कोई बताया है? कभी कोई नहीं सोचा होगा। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल देखिए, मटके में रखा हुआ पानी क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा मटका है। अब मटके पे जब आप पानी को भरते हो, ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो मटके का जो पानी होता है वो रिस कर देखिए कि चारों तरफ आ जाता है। रिस करके क्या हो जाता है? चारों तरफ आ जाता है। पानी हल्का सा गर्म हुआ, पानी सतह बढ़ गया, और सतह बढ़ने से क्या होगा? इवोपरेशन रेट बहुत तेज़ी से होगा। जैसे आप घड़े में पानी रखेंगे तो देखेंगे घड़ा चारों तरफ से नमी हो जाती है, आ जाती है कि नहीं? घड़े में नमी आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो वो पानी की बूंदें रिस कर बाहर आ जाती हैं और बहुत तेज़ी से हवा में मिल जाती हैं। और हवा में क्यों अणु मिलता है? क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ मेरी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हुई मैं हवा में चला गया, जहाँ इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हुई वो हवा में मिल जाएगा। मतलब अंदर हमेशा ठंडा रहेगा, गर्म होते ही वो बाहर
गर्म होते ही क्या होगा, बाहर जैसे मुझे 10 रुपये मिला खर्च कर दिया, 10 रुपये मिला खर्च कर दिया, 10 रुपये मिला खर्च कर दिया, तो मेरी स्थिति अभी भी वही है, ऐसी है। तो घड़े में जो पानी पहले ठंडा था, अब घड़े में जो पानी पहले ठंडा था, समझ रहे मेरी बात, घड़े पे जो पानी पहले ठंडा था वो जैसे ही गर्म हुआ तुरंत इवोपरेशन होकर वो क्या हो गया, तुरंत इवोपरेशन हुआ, तुरंत वाष्पीकरण हुआ और वो बदल गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से क्या होता है कि घड़े के अंदर रखा हुआ पानी हमेशा ठंडा। अब एक लोग, कुछ लोग जैसे बचपन में बोलते हैं कि देखा पुरवैया बहेगा तो या पछुआ बहेगा तो पानी ऐसा नहीं होगा। क्या आखिर कारण होता है? हमारे तरफ देखिए, हमारे जो भारत में ज़्यादा तो जो वर्षा ऋतु कहाँ से आती है, बंगाल की खाड़ी से आती है। अब इवोपरेशन कब होगा? इवोपरेशन कब होगा? जब हवा में जगह खाली होगा। आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आप खाते जाओ, आपका पेट भर गया। मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा खाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आप पिज़्ज़ा को दूर कहोगे, नहीं अब नहीं खाना है। गुलाब जामुन बहुत पसंद, खाओ, कितना खाओ कि खाते रहो, जब तक पेट ना भरे तब तक खाओ। एक समय आएगा तुम उसको नहीं खाओगे। तो जब पछुआ हवा बहती है, पछुआ का क्या मतलब, पश्चिम दिशा से जो हवा पूर्व की ओर जाती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, तो उसमें क्या होता है, सॉरी पछुआ में, सॉरी पुरवैया हम लोग बोलते हैं अपने भारतीय लैंग्वेज में, कि पुरवैया की तरफ जो पूरब की दिशा में जो हवा बहती है वो पश्चिम से पूरब की ओर आती है। तो उसमें क्या होता है कि वो समुद्र से आती है। अब समुद्र से जो हवा आती है, समुद्र के हवा में पानी की मात्रा अधिक होती है। अब ये बताइए कि जब इस हवा में पहले से ही पानी की मात्रा मौजूद है, पहले से ही पानी की मात्रा मौजूद है, तो क्या यह दूसरे पानी को जगह देगी, दूसरे पानी को भरने की जगह? हाँ, ये से एक चीज़ और आया कि वाष्पन की प्रक्रिया में सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है। अब सांद्रता का प्रभाव क्या होता है बेटा? सांद्रता जितना ज़्यादा होगा, इवोपरेशन मतलब वाष्पन उतना कम होगा। सांद्रता होता क्या है? सांद्रता का मतलब होता है कि हवा के अणुओं के बीच मौजूद द्रव के अणुओं की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सांद्रता का एकदम इच्छित मतलब हवा के हिसाब पे, हम पानी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हवा में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा को ही सांद्रता के ऊपर, सांद्रता के आधार पर इंट्रोड्यूस, जितना ज़्यादा सांद्रता हवा के अंदर पानी की मात्रा उतना ज़्यादा। तो अब पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ है तो दूसरे पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब दूसरे पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ से इवोपरेशन होगा नहीं। तो सांद्रता अगर कम होगा तो वाष्पन क्या होगा बेटा? अधिक होगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम होगी उस समय। और यही जब बढ़ा होगा, जब अधिक होगा, तो ये क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर जीवन में द्रव से गैस में बदलने के दो प्रक्रियाएं हैं, एक भाप का बनकर होना और एक वाष्पन की प्रक्रिया का होना। तो भाप जो है किसी भी ताप पर हो सकता है और वाष्पन की प्रक्रिया किसी भी ताप पर पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो को नोट कर लें, अच्छे से समझे। थैंक यू।